गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करा रहा हूँ, जस्ट एक पोर्शन हमने इस चैप्टर का किया हुआ है ना। और उसके ऊपर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिप होगी आपकी। लेकिन लास्ट के भी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बात करते हैं उसकी एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। बात क्या करनी है, बात तो कर चुके हैं, है ना। जस्ट आपको एमटी के थ्रू रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज की, तो वो क्या है? यूनिटी हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्लैरिफाई ड्यूटीज। मतलब ये बच्चों, ये पूरे सिलेबस के अंदर ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा टॉपिक है। सबसे ज्यादा टॉपिक इन द सेंस एमटी वाले टॉपिक, ठीक है ना, जिनकी एमटी सबसे ज्यादा है ना। बाकी चैप्टर इससे भी बड़े हैं, और डायरेक्टिंग इससे बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। स्टाफिंग भी इससे ठीक ठाक चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर ऐसे एमटी वाले जो टॉपिक है एमटी वाइज वो काफी ज्यादा है। तो शुरू वाले तो आपको पता है ना, शुरुआत में हमने कितनी एमटी देख रखी है? जस्ट एमटी एमटी बता दो कितनी। इसके पहले 5। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एरोज, डीपी चेंज करता है। फिर एडवांटेज किसके? इस एडवांटेज पहले टॉपिक बोलो ना, कि एडवांटेज किसके? फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइज्ड सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन। इसी की डिसएडवांटेज क्या है? सीआईडी का सीआईडी का डिफिकल्ट फंक्शनल। अगर बात करें किसकी, डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? सेफ है, ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज की सीआईडी। वो 5 टॉपिक हमारे ऐसे हो जाते हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा था कि इनके ऊपर काफी ग्रिप होगी। यूनिटी हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्लैरिफाई ड्यूटीज। यूनिटी बोले तो बोलो, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी हेल्प्स इन, बोलो ना, help help in achieving objective. Unity helps in fixing responsibilities. Fixation of responsibilities. Unity helps in fixing responsibilities and clarify duties. Clarity of duties, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है? डाई, है ना। फॉर्मल में इंसान मर ही जाता है, दम ही घुट जाता है उसका, डाई, ठीक है ना। डी फॉर delay in action, I for lack of initiative, and E stands for element, ignore human element, ठीक है। डाई हो गया। इसके ऊपर वाला क्या था, भूल गए ना? इसके ऊपर वाला क्या था? यूनिटी हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्लैरिफाई ड्यूटीज। और ये क्या है? डाई। चलो अभी करते हैं इनफॉर्मल के एडवांटेज की बात। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव नीड्स कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव पहला, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्टिव नीड्स 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 फुलफिलिंग सोशल नीड्स। ये कौन सी नीड्स फुलफिल कर रहा होता हमारी? सोशल नीड्स। एंड फाइनली कम्युनिकेशन, फास्टर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नीड कम्युनिकेशन। इसके डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? र्यूमर्स चेंज द ग्रुप नॉर्म्स। र्यूमर चेंज द ग्रुप नॉर्म्स। र्यूमर चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्ट करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या करने में? चेंजेस को करने में, जो फॉर्मल वाले करना चाहते हैं, ठीक है ना। र्यूमर्स चेंज द ग्रुप नॉर्म्स, प्रेशर ग्रुप नॉर्म्स। 5 देखो, पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो तो उनको संभालना आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा बोलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 5 एमटी फर्स्ट गो में बताई कि एक तो इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, और दो 4 टॉपिक बैक टू बैक चिपक के तो 5 हो जाते हैं। 5 के बाद 4 का एक बंच ये बना लो, 9 टॉपिक हो गए मेरे को बैक टू बैक चिपक के, है ना। नो की नो एमटी बोल सकते हो आप, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। टॉपिक नहीं करा रहा हूं आपको, टॉपिक जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में अगर आप एमटी बोल सको तो समझो आपके माइंड में टॉपिक जा रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब जा तो रहे हैं, वो माइंड में सेट भी है। ए रोज, अरे मेरी बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है ऐसे।
Specialized CID training can develop attention. CID का unity helps in fixing responsibilities and clarify duties. Die. Objectives needs communication. Change the group norms. कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस आते हैं और पढ़ के यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारी लाइफ है, तुम देख लो, मेरे को कुछ नहीं बोलना। आज का फ्रेश टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट हियरार्की में, और बड़ी बार ऐसा होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, नाम तो सुना ही होगा, DOA। इनफॉर्मली हमने बहुत बार चर्चा की है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, आज हमें फॉर्मली इसको समझाना है और समझना है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब एक सुपीरियर का वर्कलोड ज्यादा हो जाता है और इस वर्कलोड को कम करने के लिए वो सुपीरियर अपनी वो पावर या अपना वो जो बेसिकली रुतबा है किसी काम को करने का, या जो आप अथॉरिटी बोल सकते हो बेसिकली, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ क्या कर देता है, शेयर कर देता है। और इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। इस टॉपिक में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से तो अंदर काफी सारी चीजें है इसमें। अभी वो रिपीट में बात करेगा अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक नया टॉपिक आएगा अकाउंटेबिलिटी, वो वहीं पे देखेंगे। और मैं ज्यादा टाइम इसमें इसलिए भी अलॉट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, बीच बीच में भी किया है, अदरवाइज भी समझाया था आपके एग्जाम से पहले भी, है ना। बाकी इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को अभी पूछना, क्योंकि अभी इसमें और क्या भूमिका बनाऊं मैं, क्योंकि ये टॉपिक में पहले ही मैं डिस्क्लोज कर चुका हूँ आपको, तो इसलिए सारे बच्चों को पता है। अभी इससे ज्यादा टाइम अलॉट करूंगा तो इसमें अननेसेसरी डुप्लीकेशन होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, जहां पे हम टास्क यानी कि कोई भी जो हमें हमारे पास असाइनमेंट है हम उसे शेयर करते हैं, या कोई हमारे पास पावर होती है, हमारी अथॉरिटी होती है, हम उसे शेयर करते हैं बिटवीन अ मैनेजर, बिटवीन अ मैनेजर, बिटवीन अ मैनेजर, बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट। एक मैनेजर और उसके सबॉर्डिनेट के बीच में जब ये शेयरिंग होती है, ये प्रोसेस लगती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नमन भैया, फिर तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। हाँ जी, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है बच्चों। इसी के सामने आप मोर और लेस थोड़े से शब्द ऐड ऑन कर दोगे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लास्ट में बस मेरे को क्या ऐड ऑन करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और थोड़ी बहुत काट छाट करनी है इसमें बीच में से। तो जैसे मैनेजर लिखा है, हिज सबऑर्डिनेट लिखा है, इस तरह की वो इंग्लिश को हटा करके बस मेन वर्ड की वर्ड ऐड ऑन करने हैं मेरे को, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। या अगर मैं प्रॉपर बोलूं, अगर डिसेंट्रलाइजेशन में वो मेरे को लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स फ्रॉम टॉप टू, सिंपल। ये एक लेवल में हो रहा है, मतलब एक लेवल इन द सेंस कि इमीडिएट लेवल पे हो रहा है कि मान लिया मैं सबऑर्डिनेट, तो मेरा सुपीरियर मेरे को दे सकता है काम, है ना, और वो जस्ट उसका पर्सनल मैटर है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है बेसिकली, लेकिन ये उसका पर्सनल मैटर है कि वो उसे डेलीगेट कर रहा है या नहीं करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रखा है तो वो किसी का पर्सनल मैटर नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है। ऑर्गेनाइजेशन ने करके रखा हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दोनों के अंदर फर्क होता है, ठीक है ना। डेलीगेशन छोटे लेवल पे होता है, डिसेंट्रलाइजेशन बड़े लेवल पे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में वो कहते हैं ना कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो वो वैसे ही है कुछ करके, कि अगर पावर बटेगी तो, है ना, वो इंसान के हिसाब से कि किसका कितना टैलेंट है, एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना हैंडल कर सकता है, कैलिबर क्या है उसका, है ना, कितना वो चैलेंजिंग जॉब्स को संभाल सकता है, तो उसके बेसिस पे
कम या ज्यादा सबको मिलती है पावर, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है डेलीगेशन में कि पावर सबको ही मिले, है ना। एक तो ये होता है कि जब एक सुपीरियर ओवरबर्डन हो जाता है, खासकर ऐसा जब होता है, और वो भी सबको नहीं होता, अपने जो इमीडिएट जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन्हीं के साथ होता है, ठीक है ना। उनमें भी वो जो ट्रस्ट वाले होते हैं, कौन होते हैं? आज के जमाने में कोई ऐसे किसी को कोई काम नहीं बताता, किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है तो ही काम करने बोलता है, ठीक है ना। तो देखो, वापस से पढ़ लो एक बारी, पहला बुलेट अपने मन में पढ़ लो, मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ फिर। मुझे बताओ फर्स्ट में कोई डाउट है क्या? DOA refers to a process of sharing tasks and authority between a manager and his subordinate. It is a downward transfer of authority from a superior to a subordinate. समझा दो ना, आता नहीं ना मेरे को। हाँ बोलो। ये पहले शुरू वाले बताओ, जो शुरू वाले शब्द लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं होता है? क्या नमन भैया यार, सुबह सुबह उल्टी गंगा बहाओगे क्या? मतलब अभी इतने बुरा टाइम हो गया कि सबॉर्डिनेट ज्ञान देगा सुपीरियर को? अरे सर, थोड़ा ओवरबर्डन हो रखे हैं हम, ठीक है ना। ये कर लेना, देख लेना, शाम तक हमें बता देना करके। हमें बता रहा है। अच्छा देखो ये आपने ये आपने हकीकत बोली, आप चाहते तो यही हो। ये आपने हकीकत बोली है कि आप चाहते तो यही हो कि हम ही बना दे आपके नोट्स। बेटा, हम आपकी, जो आप हमारे से चाहते हो ना, हम वो करते हैं, है ना। हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि हमारी कॉपी में बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके नोट्स तो बनाते हैं, कॉपी में नहीं वो आपकी स्क्रीन पे होते हैं, ठीक है। चलो, इट इज अ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ये अथॉरिटी का डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, बिकॉज उल्टी गंगा तो बहेगी नहीं अब, ठीक है ना। व्हेन द जॉब और वर्कलोड ऑफ अ पर्सन ग्रोज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, जब एक इंसान की जो जॉब होती है, उसको जो टास्क मिले होते हैं, उसका जो वर्कलोड होता है, वो एक, यार हर एक की कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी होती है एक इंसान की। अब तुम उसके ऊपर उसे बजाओगे तो हैंग करेगा ना वो। हाँ बोलो ना, ठीक है ना। इधर से भी लोग बजा रहे हैं, इधर से बजा रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो समझो क्या वो हैंग हो जाएगा, है ना। भाई यार, फाइल ही तो है दिमाग में, ठीक है ना। और बेटा ऐसे नहीं होगा कि ठीक है यार, टीवी पे तुमने ऐड देख लिया नवरत्न का, तो तुम कराओगे, चंपी कराओगे तो सारी फाइल सही, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। भाई वो ऐसा होता ना, तो फिर ये मैनेजमेंट की जरूरत ना होती, DOE की जरूरत ना होती, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत ना होती, फिर तो लोग 1 रुपए का पाउच ही लेके आते ना, कराते चंपी, ठीक है ना। सारा काम हो गया, नवरत्न लगाने से कुछ नहीं होता, काम तो करने से होगा, ठीक है ना। वो भले आप खुद करो, शेयर करके करो, या फ्रॉम टॉप टू बॉटम करो, कैसे भी करो, ठीक है ना, करने से ही होगा, करने से ही बात बनेगी। जब जॉब या वर्कलोड किसी एक इंसान का उसकी कैपेसिटी के बाहर चला जाता है, देन ही मस्ट शेयर, तो उसने शेयर करना चाहिए, इट विल सबऑर्डिनेट फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। इट इज अ सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अरे क्या मुझे नहीं समझा क्या? इट इज अ सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का सेलेक्टिव डिस्पर्सल होता है, क्या होता है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसमें, 10th क्लास में, फिजिक्स में, डिस्पर्सन? क्या होता है डिस्पर्सन? ए डिप्रेशन। हाँ अच्छा, वो प्रिज्म में देखा तुमने? अच्छा, प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है? नहीं, तो फिर तो वो प्रिज्म में ही तो होता है। हाँ जी। मतलब एक आप में से कुछ लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ। चलो खैर, यहाँ पे आओ। देखो एक चीज, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे, लाइट आती है प्रिज्म पे, और उसके बाद वो स्कैटर हो जाती है, क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, मतलब वो अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। उसे बोलते हैं स्कैटरनेस या डिस्पर्सन, ये तो होता है। वही चीज यहाँ पे, डिस्पर्सल का मीनिंग वही है। इट इज अ सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। समझाओ ना। इट इज द सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी।
यहाँ पे जो अथॉरिटी को स्कैटर किया जा रहा है वो सबको किया जा रहा है, सेलेक्टिवली किया जा रहा है, सेलेक्टिवली किया जा रहा है ना, अपने सबऑर्डिनेट को। वो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ट्रस्ट वाले इंसान को, ठीक है ना, कि जिससे थोड़ा बहुत हाँ कुछ उम्मीद भी होगी कि हाँ ये कर देगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। इट हेल्प्स अ मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन एक्टिविटीज दैट नीड स्पेशल अटेंशन। ये क्या बोल रहा है? वो बैंक में ना कैश काउंटर पे आंटी थी। कौन थी? आंटी। अब लोग आते, आंटी आंटी हमें दे दो, है ना, कोई कह रहा है कि हमारे से ले लो, पैसा जमा कराने जा रहा है, कोई पैसा लेने के लिए जा रहा है। अब आंटी सुबह से लेकर शाम तक परेशान। अब आंटी का टैलेंट थोड़ा कैलिबर कुछ और अपर लेवल वाला था। अब आंटी का वर्कलोड इतना आ गया, ठीक है ना, इधर से कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, अरे पहले हमें भी देख लो, ठीक है ना, पूरे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो आंटी परेशान हो गई। आंटी ने ये जो रूटीन नेचर का काम है ना, वो कैश वाला, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को सौंप दिया। मतलब अभी एक ही काउंटर पे आंटी के पास लेने वाले भी आते थे और देने वाले भी आते थे। अब आंटी बस देने देने का काम कर रही है, पैसा यार तुम मेरे को ऐसे क्यों हंसवा रहे हो तुम? और क्यों देख रहे हो मेरे पास ऐसा? मैं कुछ बोल रहा हूँ? हद कर रहे हो यार। ठीक है, हाँ कैश की तो बात मैं तो पहले भी स्पेसिफाई कर दिया। तुम पता नहीं मेरे पास ऐसा क्यों देखते हो। नहीं तो तुम ऐसा क्यों देख रहे हो मेरे पास शक की निगाहों से? समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मैं तो समझा ही रहा हूँ, तुम कुछ और समझ रहे हो। सुनो, तो अरे अब आंटी केवल ऐसा बोल रही है कि यार वर्कलोड बहुत हो गया, अब ये लेने देने का कार्यक्रम जमता नहीं है, अब केवल देने देने का काम करेंगे, लेने का काम किसी और को दे दिया। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अच्छा हाँ भैया, कॉन्सेप्ट तो हमें, ऐसे कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आते ही है। कॉन्सेप्ट तो भले ही पहले भी समझा रहे थे आप, एग्जाम्पल तो यही समझ में आते हैं हमें। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब आंटी की जिंदगी में बहुत तसल्ली है, बहुत सुकून है, क्योंकि पहले दो दो काम करने होते थे। अभी लोग बढ़ गए ना, अभी कुछ लोग, है ना, जो कुछ लोग जो देने वाले आते थे, अब वो बगल वाले काउंटर पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? अरे जो डिपॉजिट कराने जा रहे थे पैसा, वो बगल वाले काउंटर पे है। और आंटी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से किया है। क्या किया है? पर्सनल कैपेसिटी से, कुछ टाइम के लिए, बिकॉज मे बी उस टाइम पे सीजन चल रहा हो मार्केट में, तो करंट अकाउंट वालों की ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो ना। अब बताओ, देखो, अब आंटी के पास कुछ टाइम भी है, क्या भी है, अब आंटी और क्या कर सकती है? क्या तू क्या बोला? कुछ तो बोला, देखो ये एक बीच में चुटकुला छोड़ा था, क्या करा? आंटी अंकल पे फोकस करेगी। अरे नालायक, बीच बीच में चुटकुले छोड़ता है। कह रहे कि आंटी के पास फ्री टाइम है, नाउ आंटी विल मोर फोकस्ड ऑन अंकल। ऐसा नहीं होता भाई। सुनो, देखो ये क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स अ मैनेजर टू कंसंट्रेट, अंकल पे कंसंट्रेट नहीं करेगी, इट हेल्प्स अ मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन एक्टिविटीज। अब एक इंसान का वर्कलोड जब कम हो गया, एक मैनेजर का, एक सुपीरियर का वर्कलोड क्या हो गया? कम हो गया। तो अब वो किन एक्टिविटीज पर कंसंट्रेट कर सकेगा ज्यादा? दैट नीड स्पेशल अटेंशन, जिनको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। तो यस और नो? हाँ जी। अरे कहाँ आंटी ये लेने देने के कार्यक्रम में लगी है डेली, ये तो कोई और भी कर लेगा। अब आंटी कुछ बड़े लेवल के काम करेगी। जिनको, अरे ऐसे काम पे फोकस करेगी जिनके होने या ना होने से फर्क पड़ेगा। अब ये कैश का काम नॉर्मल है, ये कोई भी डील कर लेगा। अब आंटी क्या करेगी? लोन्स अप्रूव करेगी, ठीक है ना, जो, और जो सुपीरियर लेवल के जो काम है उन पे थोड़ा क्या कर सकती है? फोकस। क्या चिल्लू पिल्लू काम में लगी रहेगी ना हमेशा जिंदगी में, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। और जो बड़ी एक्टिविटीज है उन पर क्या नहीं कर पाएगी? फोकस नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? It helps a manager to concentrate on activities that need special attention. It also improves the motivation level of subordinate. इससे सबॉर्डिनेट का भी क्या बढ़ता है? तो जो बगल में हमने वो दूसरे बंदे को जो काम दिया, जो बगल में हमारे एक और काउंटर बनाया ना हमने, जिसपे बैठाया है ना, वो भी बाहर बैठता था। वो उसे कभी कैबिन अलॉट नहीं होता, सेपरेट कैबिन अलॉट नहीं होता था उसे, कैबिन के बाहर बैठता था वो बंदा।
वो कैबिन के अंदर आया, उसे लगा हाँ भाई ठीक है ना, तू भी कुछ सामान है। ऐसा कुछ मतलब भारीपन फील आएगा। क्या फील आएगा? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो देखो इंग्लिश की क्या कर रहा हूँ, देख लो यही लिखा है, मैंने कुछ तो नहीं बोला, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा मैं, यहाँ लिखा है देखो। इट ऑल्सो इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट, है ना। अब जब आके उसे बोलेंगे कि ठीक है ना, आंटी तो केवल देने का काम कर रही थी, अब लोग आकर के इसे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे भी लगेगा ना कि भाई पैसा आ रहा है, भाई मैं सुबह से लेके शाम तक पैसों में खेल रहा हूँ। अरे हाँ बोलो ना, लोग उधर डिपॉजिट करा के आ रहे हैं। ठीक है, आगे, द पर्सन हु डेलीगेट इज नोन एज डेलीगेटर। ए आंटी की बात कर रहा है, तुम देखो ना, द पर्सन हु डेलीगेट्स इज नोन एज डेलीगेटर। जिस इंसान ने ट्रांसफर की होती है अथॉरिटी, उसे बोलते हैं ट्रांसफरर, बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड द पर्सन टू हुम द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, और जिसको दी गई है उसे डेलीगेटी। नो, मतलब ट्रांसफर ही। आंटी को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर बोले तो डेलीगेटर टेक्निकली, और उधर जिसको दी गई है उसे डेलीगेटी या ट्रांसफर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आंटी ने फ्यूल को बड़ी इज्जत दी है, आंटी की जिंदगी में फ्यूल की बड़ी इज्जत है, फ्यूल को बहुत मानती है, और फ्यूल को मानती है तो उसके सबसे पहले प्रिंसिपल की बेसिस पे ही उसने क्या किया है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है। अगर आंटी की जिंदगी में फ्यूल की कोई जगह ही ना होती ना, तो आंटी डेलीगेशन भी ना कर रही होती, सारा काम खुद करती, लेने का भी और देने का, ठीक है ना। कौन? अब मुझे नहीं पता कौन से बैंक में आता है, कौन से बैंक में जाता है, कहाँ पे उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो तो तुम्हें पता होगा। कह रहा है कि आता जाता रहता है वो बैंक में फ्यूल, मतलब फ्यूल भी ऊपर बैठ के देख रहा होगा कि वाह क्या मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है। कि ऐसे तो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं दिए थे कि बैंक में आना जाना लगा रहता होगा। आगे बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। जब भी हम डेलीगेशन करते हैं तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और तीन एलिमेंट भी बोल सकते हो उसे, या एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हो कि डेलीगेशन की प्रोसेस है, ये डेलीगेशन की क्या है? प्रोसेस है। और उसमें तीन एलिमेंट होते हैं, पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। पहले और दूसरे में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ऑलरेडी हमने पढ़ के भी रखी है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ के रखा है हमने, अथॉरिटी का मतलब भी पता है हमें, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी पता है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे नया आ गया, अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत जाती है कि हमें ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। आज वही देखने की कोशिश करेंगे हम। बात करते हैं शुरू किससे? अथॉरिटी से। ये तो देखो ढोकले को, क्या क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या नजर आ रहा है आपको? ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? या किसी को कमांड कर रहा है। क्या कर रहा है? या किसी को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? यही अथॉरिटी है। पावर टू कमांड समवन, पावर टू कमांड, या पावर टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देने की जो हमारे पास पावर है, इसी को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। यस और नो? देखो पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। इट रेफर्स टू द पावर टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। ये वो पावर होती है जहां पे हम सबऑर्डिनेट को क्या दे सकते हैं? ऑर्डर, पावर दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ये वो पावर होती है कि जहां पे हम सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने की पावर को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। या डिसीजन मेकिंग पावर को भी क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। कि भाई अगर मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या है? अथॉरिटी है। अब वही वाला वो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वापस से रिकॉल करो। कौन सा एग्जांपल दिया था बताना? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आ रहा है, आ रहा है, दिल में तो आ गया लेकिन जबान पे नहीं आ रहा। निकालो अपनी नोटिंग बुक। हाँ कुछ बोल रहे हो? वेरी गुड। शुगर मिल वाला एग्जांपल याद है? हाँ कौन सा? हाँ वही वही। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ
और लेने भी कितनी गया था? 250 ग्राम। उसने बोला भाई पूछना पड़ेगा यार, एक बार बजाज साहब से पूछना पड़ेगा। बताओ। ओके, और बचपन का दोस्त है, उधार मांग रहा था उससे, ठीक है ना। 250 ग्राम चीनी, जिंदगी में कितनी? 250 ग्राम। मुश्किल से कितने रुपए की? 11 रुपए की। बात समझ में आ रही है? मतलब 11 रुपए का नेक नहीं हुआ, कह रहा पूछना पड़ेगा बजाज साहब से। तो क्या तुम्हें क्या लगता है इसके पास पावर है? इसके पास अथॉरिटी है? डिसीजन ही नहीं ले सकता? अरे क्या, 11 रुपए का क्या नहीं दे सकता है, किसी को उधार नहीं दे सकता, क्या पावर है इसके पास, ठीक है ना। तो देखो, किसी को अगर हम ऑर्डर दे सकते हैं या कोई हम डिसीजन ले सकते हैं, तो समझो हमारे पास क्या है? पावर है, यानी कि अथॉरिटी है, ठीक है। द लेवल ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल। कुछ गलत सा नहीं लिख रहा? हाँ जी, कुछ गलत सा नहीं लिख रहा? नहीं, तुम तो ऐसे मान, नहीं, आजकल के बच्चे तो ऐसे मानते कि अपन लोगों के पास पावर ज्यादा है और सामने वाला कुछ भी हो, कुछ नहीं है। अच्छा वो कह रहे मानते रहो, हम हमारे मानने से क्या होगा, जो है सो है। कह रहे फिर तो सही लिखा हुआ है। द लेवल ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल वालों के पास अथॉरिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली एज वी गो डाउन। ये नहीं समझ आया बिल्कुल भी यार। होशियार हो गए बच्चे। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो पावर कम होते जाएगी, ठीक है ना। एज वी गो डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जैसे ही हम वो चेन में नीचे नीचे जाते जाएंगे। इट मींस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? सबसे पहले सबसे ज्यादा ऊपर होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। मिलती तो है सबको, लेकिन ऊपर से नीचे, ठीक है ना। ऐसा नहीं नीचे से ऊपर। अरे सर हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, चलो। नालायक, पावर दे रहे, रहना कि नहीं रहना तेरे को यहाँ? अथॉरिटी हेल्प्स टू डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी से ही पता चलता है बच्चों कि कौन सुपीरियर है और कौन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अथॉरिटी के बेसिस पे ही स्टैब्लिश किया जाता है। सिंपली यार, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है ना, जिसके पास राइट्स ज्यादा है, वो कौन है? सुपीरियर। जिसके पास पावर कम, राइट्स कम, अथॉरिटी कम, वो कौन है? सबऑर्डिनेट है। अथॉरिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन द। ये जो अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है ना, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर क्रिएट करने में, ऑर्डर मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी कि अथॉरिटी कम ज्यादा नहीं होगी, तो कोई किसी को कुछ समझेगा नहीं, है ना। सुपीरियर को बोला है उठा के लाइए, गिलास ले उठा के लाइए। ठीक है, वैसे कुछ भी कोई भी किसी को कुछ भी बोल देगा। तो इसी से अथॉरिटी रिलेशनशिप से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहता है। कौन से वाला ऑर्डर है? ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर मतलब कमांड वाला भी ऑर्डर नहीं है ये। अरे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ना ना ना, वो वाला ऑर्डर भी नहीं है। ऑर्डर मतलब सारी चीजें, मतलब प्रॉपर उसमें चलेगी। मतलब जो चीजें जैसे होनी चाहिए ना, वो वैसे ही चलेगी। सीक्वेंस, सीक्वेंस भी बहुत अप्रोप्रिएटली नहीं बोल सकते। ऑर्डर मतलब स्मूथली चलेगी। यहाँ पे अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना चाहते हो, तो अथॉरिटी रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग वो वाला है। अरे अगर आप कोई भी रायता फैलाना नहीं चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाँ बोलो ना, यानी कि रायता नहीं फैलाना चाहते हो, ऑर्डर चाहते हो, ठीक है ना, तो अथॉरिटी रिलेशनशिप होना चाहिए। ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर है, रायता ना फैलाने वाला, ठीक है ना, यानी कि सब चीजें बराबर चले, ऑर्डर में हो हर एक चीज, ठीक है। आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ये देखना बेचारे गरीब को। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या, ये इमेज देख करके क्या नजर आता है आपको? कि ये कुछ तो बर्डन होता है। क्या होता है? वेरी गुड, ड्यूटी होती है। क्या होती है? बस क्रैक तो कर ही दिया आपने, इधर देख लो। इट इज अ ऑब्लिगेशन। ये क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है या ड्यूटी होती है। कह रहे अरे हाँ, नहीं किसकी बात कर रहा है तू? मैंने बोला क्रैक तो कर ही दिया आपने, कह रहे अरे हाँ अभी कहाँ। नालायक, छपरी। इट इज मतलब यार, हम
हम आपको कुछ भी बता रहे हैं, तुम्हारा दिमाग वहीं जा रहा है, अभी कहाँ। इट इज इट इज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ये क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है, ये एक ड्यूटी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल। किसकी? टू कैरी आउट द असाइंड टास्क। कि ये एक उस इंसान की ड्यूटी होती है कि जो उसे काम मिला है उसे वो क्या करना है? पूरा करना है, कंप्लीट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड। ये समझा दो मेरे को। कह रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। आगे लिखा भी है कुछ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ के बता सकते हो तो बता दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले लोग ऊपर वालों को देंगे। सब्जी मंडी रुको अभी, तुम अपने शब्द सही करो। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हाँ, जब सुनो 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 सुनो, रुको ना, अभी रुको। जब सबसे ज्यादा टॉप वालों के पास क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिर हमने उधर अथॉरिटी में से क्यों बोला था कि वो, तो वहां पे तो हमने बोला था कि डाउनवर्ड फ्लो करती है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं अपवर्ड फ्लो करती है। बेटा आप ऐसे बोलो कि एक जो सबॉर्डिनेट है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? वो क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। और वो जो काम करके बेसिकली जो बताएगा, वो किसको बताएगा? ऊपर वाले को बताएगा, ठीक है ना? तो ये रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा एक बार बताओ, क्या वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सोच समझ के बता ना। मैं शब्द भी मतलब चेंज कर सकता हूँ। हाँ बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन ये है पूछने की कि ऊपर वाला बंदा, ठीक है ना, ऊपर वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा नीचे वाले के लिए, कि भाई वो नीचे वाले को उसे जवाब वगैरह देना पड़ेगा या करके बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, या नीचे वाला वो चीज, समझे ना? दैट्स वाई ये क्या करती है? नीचे से ऊपर फ्लो करती है, यानी कि अपवर्ड फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? जबकि अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है ना? और ये बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड एज एवरी सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हर एक जो सबऑर्डिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको? अपने सुपीरियर को, है ना? ये रिस्पॉन्सिबल होगा ना, और ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको बताएगा? फिर वापस करके उसको बताएगा। समझा ना आपको? फाइनली बात करते हैं बच्चों अकाउंटेबिलिटी की। क्या होती है अकाउंटेबिलिटी की? अकाउंटेबिलिटी होती है फाइनल आंसरेबिलिटी। क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं जवाबदेही। क्या बोलते हैं? जवाब कौन देगा फाइनली, आंसर कौन करेगा? देखो आपने देखा होगा कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, जैसे देश के अंदर कुछ भी हो जाता है, तो आकर के हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या करते हैं? वो बात अलग है कि करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मतलब कोई भी देश का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर या किसी कंट्री में प्रेसिडेंट होगा, तो वो आकर के कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जवाब देते हैं। क्योंकि वो बोलता है ना, अर्नब गोस्वामी बोलता है द नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना। तो इसको बोलते हैं जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी इट इज द फाइनल आंसरेबिलिटी। अभी तुमने देखा होगा, अभी कहीं तो आई थिंक वेस्ट बंगाल में कोई एक तो बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था, है ना? वो कोई तो था, क्या नाम, आई थिंक वो बालासोर करके कुछ था ना, बालासोर के आसपास था, बालासोर में, ठीक है ना? तो वहां पे ऐसा बार बार, मतलब मेन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो तो नहीं बोल रहे थे ऐसा, लेकिन जो बाकी जो सोशल मीडिया पे जो और भी काफी सारे कौन है आपके जो पहले एंकर रह चुके हैं, अब वो सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह पे क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो अब वो बार बार पूछ रहे थे ना कि इस चीज की जवाबदेही किसकी है, आंसरेबिलिटी किसकी है ना? कौन देगा इसका जवाब कि क्यों हुआ है? बात समझ में आ रही है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मेरे को कोई टास्क मिला है, मेरे को कोई टास्क अलॉट हुआ है, मैं ओवरबर्डन हो गया, अब मैंने उसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब तुमने ये काम पूरा किया नहीं, है ना? तुमने ये काम पूरा किया नहीं,
पहले मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, क्या तुम मेरे को रेस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो? हाँ, बिकॉज तुमने वो काम। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि जो फाइनली जवाब मांगा जाएगा, अभी जो भी मेरे से मेरे टॉप वाले जवाब मांगने आएंगे मेरे से, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या किया था, ट्रांसफर किया था, आपने किया नहीं वो, तो अब वो जो फाइनली जो जवाब देना है, मेरे को कोई पूछने आएगा तो मैं बोल दूं भाई साहब मैंने तो इन्हें ट्रांसफर कर दिया था, इनसे पूछो, इन्होंने नहीं किया। तुम मेरे को रेस्पॉन्सिबल हो, मैं उनको रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो मेरी ही रहेगी। देखो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वैसे ही फ्लो करेगी कि तुम मेरे को रेस्पॉन्सिबल हो और मैं उनको रेस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी में और इसमें अकाउंटेबिलिटी में फर्क होता है। रेस्पॉन्सिबल तुम मेरे लिए रहोगे, मैं उनको रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, वो एज इट इज होगा, लेकिन फाइनली जो जवाब देना होगा, जवाब मेरे को ही देना होगा कि ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, डेलीगेट नहीं किया जा सकता। केवल किसको डेलीगेट किया जा सकता है? अथॉरिटी को। बात समझ में आ रही है? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये फाइनल आंसरेबिलिटी होती है। इट इज द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। मतलब ये जो अब काम जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इससे जवाब किसने देना पड़ेगा? जो टीम का हेड है, जो कैप्टन है, उसे जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? क्रिकेट मैच होते हैं, है ना, हमारी टीम कभी जीत भी जाती है, हार भी जाती है, जवाब आके किसने देना पड़ता है? बोलो, किसने आके जवाब, कॉन्फ्रेंस किसने करनी पड़ेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना। हार की भी जिम्मेदारी वही लेगा, और जो जीत का क्रेडिट वो आके किसको देगा? अपनी टीम को देगा। जवाब तो देगा ना, यस और नो, ये वही होता है। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, एक बार आपको पावर क्या कर दी गई है? डेलीगेट कर दी गई है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, और तुमने अपनी क्या कर ली? रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी, वन कैन नॉट डिनाई। मेरे को कोई पावर मिली है, मेरे को कोई पावर मिली है, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली अपनी, कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं जवाब देने से भाग नहीं सकता। फाइनली आउटकम जो भी आएगा, काम पूरा होगा या नहीं होगा, अच्छे से पूरा होगा या वाहियात तरीके से पूरा होगा, जवाब तो किसने देना है? मैंने ही देना है। ठीक है ना, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच के नहीं भाग सकता, जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा। ठीक है ना। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और ये कैसे फ्लो होती है? ये भी अपवर्ड फ्लो होती है, बिकॉज सुपीरियर नीचे वाले को जवाब देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा? देखो, नीचे वाला रेस्पॉन्सिबल है ऊपर वाले को, और नीचे वाला ही जवाब देगा किसको? ऊपर वाले को। बात समझ में आ रही है ना? तो दैट्स वाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होती है, जबकि जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है, बिकॉज टॉप वाला अथॉरिटी देगा नीचे वाले को। ठीक है ना। तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड, दैट इज अ सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर। नोट में देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ध्यान से सुनना बच्चों, मैनेजर्स रिमेन अकाउंटेबल, है ना, managers remain accountable even after delegation to the same extent as before delegation। ये इंपोर्टेंट हो सकता है केस स्टडी के पर्पज से। सेम एज, बिल्कुल डिक्टो लाइन छप जाएगी, पूरी कहानी सुनाएगा वो, और बीच में ये लाइन डाल देगा, और आपको पूछेगा कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो। एक बार इमेज पे आ जाओ, थोड़ा बता दो मेरे को। वेरी गुड, कुछ काम नहीं हुआ होगा, तो मैनेजर बोल रहा है इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, मेरी नहीं है, उसने ऐसा कर दिया, उन सब की गलती है, और इसके ऊपर ऊपर क्या लगा है? वो रेड मार्क लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा, जवाब तो कान पे रैपट इतने मारेंगे ठीक हो जाएगा। जब अरे जवाब तेरे को देना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तुम तो डर गए। जवाब तुम्हें देना पड़ेगा भाई, काम तुम्हें मिला है तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्या ये क्या वो क्या नहीं, यहाँ बैठ, पहले नीचे बैठ।
अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल, मैनेजर अकाउंटेबल रहेंगे इवन आफ्टर डेलीगेशन, भले ही डेलीगेशन कर दो अपने को कोई फर्क नहीं पड़, टॉप मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा तुमने डेलीगेशन किया कि नहीं, हमने बोला डेलीगेशन करने, हमने बोला डेलीगेशन करने, ठीक है ना, तूने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से किया, तो वो बोल रहा है कि डेलीगेशन करने के बाद भी उतना ही अकाउंटेबल रहेगा टू द सेम एक्सटेंट, मतलब उतना ही, टू द सेम एक्सटेंट का मतलब है उतना ही अकाउंटेबल रहेगा एज बिफोर डेलीगेशन, जितना उसको करने से जैसे पहले था वैसे ही अब रहेगा, पहले भी उतना ही अकाउंटेबल था अभी भी, है ना, अब बच के नहीं भाग सकता ये, ठीक है। आगे, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डजंट relinquish द सुपीरियर, relinquish का मतलब क्या होता है, बहुत भाई इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दोनों की दोनों नोट में, जानबूझ के लिखी है, मतलब सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन में से निकाल करके लाइन यहाँ पे जानबूझ के डाली है मैंने, ताकि आपको जब ये केस स्टडी आएगी तो उसमें लोड ना जाए, ठीक है। relinquish का मतलब बता दो मेरे को। हाँ वेरी गुड, कुछ तो बोल रहा है कोई, तो क्या बोला, जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से भागना, वेरी गुड। हाँ तुम भी कुछ बोल रहे हो क्या, वो तुमने तो गूगल की लैंग्वेज बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डजंट relinquish, बहुत सिंपल करके बोलूं तो relinquish को फ्री बोल दूं, फ्री, अरे फ्री वो नहीं, बाय वन गेट वन फ्री नहीं, कि मैं फ्री हो गया, मुझे मतलब अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा वैसा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डजंट relinquish द सुपीरियर, अब बोलो सुपीरियर तक पढ़ो और मैं इसका मतलब लिख रहा हूँ फ्री, डेलीगेशन की प्रोसेस सुपीरियर को फ्री नहीं करती ऑफिस अकाउंटेबिलिटी, किससे, जवाब तो तुम ही देना पड़ेगा, दैट इज डेलीगेशन डजंट मीन एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मीनिंग बता सकते हो, वही कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि एब्डिकेशन, अब तो तुम भैया शहंशाह हो गए, अब तो तुमने क्या कर दिया, काम डेलीगेट कर दिया, अब तुम्हारे को कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें कोई, तुम्हारे से कोई जवाब नहीं मांगेगा, तुम फ्री हो गए, मतलब वही है relinquish का मतलब, एब्डिकेशन का मतलब, थोड़ा टेक्निकल वर्ड जानबूझ के लिखे मैंने क्योंकि केस स्टडी में आता है तो फिर बच्चे बोलते भैया हमें समझ में नहीं आया ये था क्या, है ना, दैट्स व्हाई। तो क्या बोलोगे बच्चों, डेलीगेशन relinquish नहीं करता किसको, सुपीरियर को, किससे, उसकी अकाउंटेबिलिटी से, इसका मतलब ये है कि डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं है, समझा क्या। एग्जाम्पल पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल अ चीफ अकाउंटेंट, चीफ नहीं बोल रहा हूं, चीफ बोल रहा हूं, चीफ, अ चीफ अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेट हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, बैलेंस शीट तो इसे बनानी थी चीफ अकाउंटेंट को, लेकिन इसने अपने सबऑर्डिनेट को वो ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। हाउएवर इफ द बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्मेट, लेकिन अगर बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग नहीं बनी, जैसे बच्चों आजकल चलता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपने को क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, इसने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, इसने नॉर्मल टी फॉर्म में बना दी, पहले टी फॉर्म में, जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते होंगे आप, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है और कंपनी की बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है, तो इसे हमने बैलेंस शीट बनाने बोला, वो भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी थी, लेकिन इसने बना दी किसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल टी फॉर्म में बना दी जैसे पार्टनरशिप की बनती है, ठीक है ना, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, और विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, या इसने जितने टाइम के अंदर बनानी चाहिए थी उतने टाइम के अंदर नहीं बनाई, देन द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी विल बी ऑफ द चीफ अकाउंटेंट, तो फाइनली जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जवाब देना होगा वो किसने देना होगा, चीफ अकाउंटेंट, ये नहीं बोल सकता, इससे पूछ लो जी जाके, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, जवाब तो भाई तुम नहीं देना पड़ेगा, बात समझ में आएगी बच्चों। आगे, इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये टॉपिक को हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।